कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे दिमाग पैदा होते हैं जो लगता है सीधे ब्रह्मांड से ही जुड़े हों। एक ऐसा ही जीनियस जिसने बिना किसी खास ट्रेनिंग के गणित के वो रहस्य खोल दिए जिन्हें सुलझाने में दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों को भी दशकों लग गए। हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की। जरा सोचिए, लगभग 4000 फॉर्मूले, और वो भी बिना किसी प्रूफ के, बस अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लिखे हुए। ये कोई मामूली विरासत नहीं थी। ये तो एक ऐसी पहेली थी जो रामानुजन पूरी दुनिया के लिए छोड़ गए थे और जिसका हल आज भी खोजा जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये असाधारण दिमाग आया कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर से, जहां एक जीनियस दुनिया से लगभग बेखबर बड़ा हो रहा था। देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। रामानुजन हर सब्जेक्ट में अच्छे थे, लेकिन 16 साल की उम्र में उनके हाथ एक किताब लगी, जीएस कार की सिनॉप्सिस। ये कोई बहुत महान किताब नहीं थी, बस हजारों फॉर्मूलों का एक कलेक्शन था। पर रामानुजन के लिए ये तो जैसे एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। वो गणित में इतने ज्यादा डूब गए कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भूल ही गए। नतीजा, कॉलेज के एग्जाम में बार बार फेल। ये उनका घर था, कोई बड़ी सी लैब नहीं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं। बस यहीं, इस छोटे से बरामदे में बैठकर एक स्लेट पर चॉक से वो गणित की उन पहेलियों को सुलझा रहे थे जिनके बारे में उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञों ने सोचा तक नहीं था। उनके लिए ना, गणित सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं था। वो बहुत धार्मिक थे और उनका मानना था कि उनकी कुल देवी ही उन्हें सपनों में ये सारे फॉर्मूले बताती हैं। वो कहते थे, मेरे लिए गणित के उस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं जिससे मुझे भगवान का विचार न मिलता हो। लेकिन सिर्फ स्लेट पर लिखने से तो प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं आ सकती थी। रामानुजन को ये बात पता थी। उन्हें किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना था जो उनके काम की कीमत समझ सके, और यहीं से उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। शादी हुई, घर चलाने की जिम्मेदारी आई, तो उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी कर ली। सोची, दिन में वो फाइलों का हिसाब किताब करते थे और रात में गणित के ब्रह्मांड में खो जाते थे। फिर 1913 में उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने कुछ प्रमेय इंग्लैंड के एक बहुत बड़े गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक चिट्ठी में भेज दिए। हार्डी ने जब वो चिट्ठी देखी ना, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। भारत का एक गुमनाम सा क्लर्क और उसके लिखे फॉर्मूले इतने अजीब, इतने अविश्वसनीय थे कि हार्डी को लगा या तो ये कोई बहुत बड़ा धोखा है या फिर उनके हाथ इतिहास का सबसे बड़ा खजाना लग गया है। उस रात हार्डी और उनके साथी लिटिलवुड ने उन पन्नों पर घंटों काम किया और सुबह तक वो समझ चुके थे, ये कोई धोखेबाज नहीं बल्कि एक ऐसा जीनियस था जो शायद न्यूटन और आर्किमिडीज के बराबर का था। और इसके बाद जो हुआ, वो गणित के इतिहास की सबसे अनोखी और शानदार साझेदारियों में से एक बन गया। एक तरफ था कैम्ब्रिज का एक बड़ा प्रोफेसर और दूसरी तरफ भारत का एक क्लर्क। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रामानुजन कहते कि फॉर्मूले उन्हें सपने में देवी बताती हैं, और हार्डी एक पक्के नास्तिक जिन्हें हर चीज के लिए लॉजिकल प्रूफ चाहिए था। लेकिन शायद इसी टकराव ने उन दोनों को एक दूसरे का पूरक बना दिया। हार्डी किसी भी कीमत पर रामानुजन को इंग्लैंड बुलाना चाहते थे, और आखिरकार 1914 में रामानुजन ने समंदर पार किया और सीधे दुनिया के सबसे बड़े गणित के केंद्र कैम्ब्रिज पहुंच गए। रामानुजन का दिमाग कैसे काम करता था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद ये नंबर है, 1729। सुनने में तो एक आम सा नंबर लगता है ना? लेकिन रामानुजन के लिए नहीं। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार हार्डी अस्पताल में बीमार रामानुजन से मिलने गए। उन्होंने बस यूं ही कह दिया कि जिस टैक्सी से वो आए उसका नंबर 1729 बड़ा ही बोरिंग था। रामानुजन बिस्तर पर बीमार लेटे थे, पर उन्होंने तुरंत कहा, नहीं हार्डी, ये बहुत दिलचस्प नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के जोड़ के रूप में 2 अलग-अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। उस बीमार हालत में भी उनका दिमाग नंबरों के साथ ऐसे खेल रहा था। कैम्ब्रिज में रामानुजन की प्रतिभा को वो पहचान मिली जिसके वो वाकई हकदार थे। लेकिन इस सफलता के साथ एक दुखद पहलू भी जुड़ा हुआ था। कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका कोई भी वैज्ञानिक सपना देख सकता है। उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया, जो उस समय किसी भारतीय के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। गणित की दुनिया ने आखिरकार उनके जीनियस को सलाम किया। लेकिन
एक तरफ जहां उनका नाम आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका शरीर जवाब दे रहा था। इंग्लैंड का ठंडा मौसम और शाकाहारी होने की वजह से खाने पीने की मुश्किलों ने उनकी सेहत को पूरी तरह से तोड़ दिया। आखिरकार 1919 में उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। रामानुजन भारत लौट तो आए, लेकिन वो जानते थे कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो उन्होंने अपना बचा हुआ हर एक पल उस काम में लगा दिया जिसे वो दुनिया के लिए छोड़कर जाना चाहते थे। और फिर सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में गणित का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन वो अपने पीछे अपनी नोटबुक्स छोड़ गए, जिनमें करीब 4000 ऐसे प्रमेय थे जिन्हें समझने और साबित करने में दुनिया को 100 साल से भी ज्यादा लग गए हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक गणितज्ञ ने कहा था, रामानुजन ने अपनी मौत से पहले के आखिरी 1 साल में जितना काम किया, उतना काम एक महान गणितज्ञ अपनी पूरी जिंदगी में करता है। ये था उनका स्तर। और उनका काम सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। उनका पार्टीशन फॉर्मूला आज मॉडर्न फिजिक्स में सुपर स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल्स को समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। मतलब 100 साल पहले जो गणित वो लिख रहे थे, वो आज ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा है। इसीलिए उन्हें संख्याओं का जादूगर कहा गया, गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा गया। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, बल्कि ये इस बात की सच्चाई है कि रामानुजन जैसा दिमाग शायद सदियों में एक बार ही जन्म लेता है। रामानुजन की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कैसे एक इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आया इंसान बिना किसी साधन के गणित के इतने गहरे सच देख सकता था। शायद कुछ दिमाग नियमों से नहीं, बल्कि किसी और ही शक्ति से चलते हैं।